आज की बड़ी खबर, आम बजट। मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया। 93 साल के इतिहास में रेल बजट आम बजट के साथ ही पेश किया गया, अलग पेश नहीं किया गया। और पहली दफा बजट 1 फरवरी को पेश किया गया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जुड़ चुके हैं। और पीयूष साहब, मुस्कुरा रहे हैं आज आप। आम आदमी को जो उम्मीदें वो लगाए बैठा था, क्या उसे पूरा कर पाए? एक लाइन में कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप इस बजट को? मैं कहूंगा जनता की अपेक्षाओं को पूरा करता है और जनता को विश्वास दिलाता है कि ये सरकार गरीबों के लिए। आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं उसे ठीक कराऊं। उससे पहले बता दूं कि जिस और इशारा कर रहे थे पीयूष गोयल कि ये बजट सबका साथ सबका विकास का जो नारा है मोदी सरकार का, उसे कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश है। ये सरकार के दावे हैं। अभी मैं तमाम सवाल पूछने वाला हूं पीयूष गोयल से कि किन किन वादों पर वो कितना खरा उतरे हैं। मैं सवाल पूछूंगा, नोटबंदी के बाद जितनी उम्मीद थी आम आदमी को, क्या वो उम्मीदें पूरी हो पाई हैं? युवाओं को क्या रोजगार के अवसर मिल पाए हैं? किसानों को इस बजट में क्या मिला? काले धन की कार्रवाई जो की जा रही है, क्या उसके चलते इनकम टैक्स अधिकारी जो हैं उनको और ज्यादा ताकत मिल जाएगी? क्या उससे आम आदमी को परेशानी होने वाली है? जो लोग पैसा लेकर भाग जाते हैं, पैसा चुकाते नहीं है, खास में विजय माल्या का उदाहरण दे सकता हूं, बाहर जाकर बैठ जाते हैं, उनके खिलाफ क्या बड़ी कार्रवाई करने वाली है सरकार? ये तमाम सवाल अभी मैं पीयूष गोयल से पूछने वाला हूं। 10 थीम्स बनाए थे अरुण जेटली ने और उसमें सबसे पहले जिक्र किया किसानों का। किसानों की आय 5 साल में दुगुनी। अरुण जेटली ने अपना चौथा बजट पेश करते हुए साथ ही साथ 10 लाख करोड़ रुपए की एक मद क्रिएट की गई है कृषि कर्ज के लिए। इसके अलावा इस बार के बजट में ग्रामीण विकास के लिए जबरदस्त कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार करने को तैयार है, निवेश करने को तैयार है। और यही हाल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है। तो सवाल यह होगा पीयूष गोयल से कि यह पैसा कहां से आने वाला है, क्योंकि आयकर में छूट देकर सरकार ने अपना नुकसान ही किया है। तो मैं ये विश्लेषण कर रहा था पीयूष गोयल, क्योंकि थोड़ा ऑडियो में दिक्कत हो गई थी। अब सवाल ये, नोटबंदी के बाद ये पहला आम बजट और आम आदमियों को परेशानी हुई। आप ही के शब्दों में, प्रधानमंत्री के शब्दों में, यज्ञ तपस्या की। लेकिन उस यज्ञ और तपस्या का क्या रिटर्न गिफ्ट 1,000 रुपए प्रति महीना मिला? 12,000, 12,500 रुपए की छूट मिली है। इस बजट में हर एक समाज के हर वर्ग अलग अलग चीजें की गई हैं। जो आपने आकलन लिया वो तो इनकम टैक्स की रियायत मिली हर एक इनकम टैक्स पेयर को, लेकिन किसानों के लिए सस्ते। पीयूष गोयल से संपर्क सही नहीं हो पा रहा है। इस बीच कुछ देर पहले मैंने बात की थी सीईओ, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत से। तो अमिताभ कांत से जो मैंने बात की है उसका एक हिस्सा सुनिए, उसके बाद पीयूष गोयल के पास हम फिर जाते हैं। सुनिए अमिताभ कांत से मैंने क्या बात की। आज मोदी सरकार ने अपना बजट, आम बजट पेश कर दिया। वित्त जेटली ने अपना चौथा बजट पेश किया। और बजट पर चर्चा के लिए मेरे साथ इस वक्त एक खास मेहमान हैं, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत। अमिताभ कांत साहब, आपका स्वागत है न्यूज 24 पर। अगर आप किसी न्यूज चैनल के या किसी अखबार के संपादक होते और इस बजट के लिए एक हेडलाइन आपको देनी होती, वो हेडलाइन क्या होती? मेरे विचार से मैं कहता कि ये 360 डिग्री का बजट है जो जॉब क्रिएशन पर फोकस करता है। जॉब क्रिएशन, इसी बात पर बल्कि विपक्ष हमला कर रहा है कि जॉब्स का तो जिक्र ही नहीं किया गया है। देखिए, ये वही लोग समझेंगे जो बजट को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इस पूरे बजट की फिलॉसफी जो है वो एमएसएमई सेक्टर पर फोकस्ड है। इस बजट की फिलॉसफी पूरी लेदर,
फुटवेयर सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, स्किल डेवलपमेंट, टेक्सटाइल सेक्टर, ये सारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। तो अगर ये सेक्टर्स, क्योंकि खासकर आजकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा डिजिटाइज होती चली जा रही है, इसलिए एमएसएमई पे फोकस करना जरूरी था। एमएसएमई पे तो फोकस है, उसके साथ साथ अगर आप देखिएगा तो ये सारे सेक्टर्स जो है लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, और उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत बूस्ट है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ड्राइव करता है। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर हमारे देश में दो मेजर सेक्टर्स हैं, दो तीन मेजर सेक्टर्स हैं। एक तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो जॉब क्रिएट करता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म जिसका मल्टीप्लायर इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है, और तीसरा टेक्सटाइल सेक्टर जो बहुत ज्यादा अनस्किल्ड वर्कर्स को जॉब देता है। तो ये तीनों सेक्टर्स पर बहुत फोकस है। तो जो कोई कहता है कि इस बजट में जॉब क्रिएशन पर फोकस नहीं है, उसने बजट को पढ़ा ही नहीं है। तो यहां पर सीईओ, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत कहते हुए कि रोजगार मुहैया नहीं कराया, अगर विपक्ष ये आरोप लगाता है तो उन्होंने बजट ना तो ढंग से सुना है ना ही ढंग से पढ़ा है। मेरे साथ पीयूष गोयल फिर से जुड़ गए हैं। और पीयूष गोयल साहब, मेरा सवाल ये था, नोटबंदी के बाद ये बजट आपने पेश किया, आप मुझे मिडिल क्लास वालों को, लोअर मिडिल क्लास वालों को, गरीब तो खैर उस टैक्स ब्रैकेट में आता ही नहीं है, आपने रिटर्न गिफ्ट 1000 रुपए महीने का दे दिया। भाई, आपने एक ही मापदंड जो इनकम टैक्स की रियायत है, उस मापदंड के अलावा तो आपने कुछ देखा नहीं। ये ऐसा बजट है जो अलग अलग प्रकार से और अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर आधारित है। हमने अफोर्डेबल हाउसिंग को बहुत बड़ा बल दिया है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा बल दिया है। अब ये दोनों सेक्टर्स जॉब्स भी क्रिएट करते हैं, लोगों में जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत बड़ा क्रिएट करते हैं। आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे सर पर छत हो। हम भी चाहते हैं 2022 तक हर एक व्यक्ति का घर बन जाए। अब आज ऐसी स्थिति है कि नहीं, उस घर में बिजली देने की पहले जिम्मेदारी आपके पास है। देने के बदले पीयूष भाई, वो जिम्मेदारी पहले आपके पास है। 1 मई 2018 तक सभी को बिजली देनी है। वो जो 18,452 गांव 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था 1000 दिन में बिजली पहुंच जाएगी, उन सब गांव तक बिजली उसके पहले ही पहुंच जाएगी। ये मैं दावे से और विश्वास से नहीं, बिजली पहुंच जाएगी या वो 24 घंटे मिलेगी या 2 घंटे 3 घंटे मिलेगी, इसमें थोड़ा फर्क हो जाता है। आप बिजली तो पहुंचा देंगे, खंबे लग गए 24 लेकिन वो बल्ब नहीं जलते। देने की जिम्मेदारी संदीप जी, आप भी जानते हैं कि 24 घंटे बिजली देना नहीं देना ये राज्य सरकार देती है। केंद्र सरकार उनकी मदद करती है कि बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें लगभग 24 घंटे बिजली की तरफ जा रही हैं। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, सब जगह जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको पूरी तरीके से पूरा किया जा रहा है जी। कुछ राज्य ऐसे, अब जैसे मैंने पावर फॉर ऑल 24/7 2022 तक लक्ष्य रखा था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 75 वर्ष आजादी के जब हो हर घर को 24 घंटे बिजली मिले। अब देश में हर राज्य ने उसके साथ अपने आप को जोड़ा है। मात्र एक ही राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है देश का, जिसकी सरकार देना नहीं चाहती अपने लोगों को बिजली। पीयूष भाई, 1.5 करोड़ परिवार उस राज्य में ऐसे हैं जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं है, लेकिन राज्य सरकार पावर फॉर ऑल 24/7 का वो तो आपका पेट प्रोजेक्ट हो गया। लेकिन मेरे आम दर्शक को पीयूष भाई आप ये समझाइए, क्योंकि आंकड़ों में तो मैं आपसे जीत नहीं सकता। कौन जीत पाया? आप तो सीए एग्जाम के भी सेकंड टॉपर है ऑल इंडिया, लॉ में भी सेकंड टॉपर, वकील भी साथ में, तो उन बातों में नहीं जीत पाऊंगा। पर जब भी मैं बजट सुनता हूं तो वो मन में कई लड्डू फूटते हैं एक के बाद एक कि अरे इतना अच्छा हो जाएगा, ये तो अच्छे दिन आ गए, ये तो सड़कें इतनी बन जाएंगी, इतनी बिजली के खंभे लग जाएंगे, इतने हाईवे बन जाएंगे, इतने वाटरवेज बन जाएंगे। ये तमाम बातें ठीक है। और इस बार ग्रामीण विकास और आधारभूत ढांचे में आप जो खास कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना कर रहे हैं उसे देखकर मन प्रफुल्लित होता है। लेकिन सवाल भी आता है, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं, वो पैसा आएगा कहां से? क्योंकि आप तो नुकसान उठा रहे हैं आयकर में छूट देकर भी, वो पैसा आ जाएगा या नहीं आ पाएगा?
देखिए, जब हमने डिमोनेटाइजेशन किया उससे काफी बड़ी मात्रा में बैंकों में पैसा जमा हुआ, जो सस्ते दर पर बैंकों को मिला, कासा डिपॉजिट जिसको कहते हैं, करंट एंड सेविंग्स अकाउंट्स डिपॉजिट। दूसरा, लोगों में भी एक प्रोत्साहन आया है, जो थ्रस्ट दिया है स्मॉल और मीडियम सेक्टर को, छोटे व्यापारियों को टैक्स में रियायत दी है, 8% प्रिजम्पटिव इनकम के बदले 6% गिना जाएगा। व्यापारियों को विश्वास दिया है और उसके सर्कुलर भी आ गए हैं कि 8 नवंबर के बाद आप ईमानदार हो जाओ, ईमानदार इकोनॉमी से जुड़े तो पुराना पोस्टमार्टम नहीं होगा, पुरानी इनकम क्या थी, पुराना टर्नओवर क्या था, कितने लोग काम करते थे, पूछा नहीं जाएगा। जैसे जैसे इन स्मॉल और मीडियम सेक्टर के कॉर्पोरेट्स 50 करोड़ के टर्नओवर तक उनके रियायत दी गई है इनकम टैक्स में 30% के बदले 25%। इस सब से लोगों में एक जो हम समझते हैं उत्साह आएगा कि इनकम टैक्स से पे करके फॉर्मल इकोनॉमी से जुड़े, उससे भी आयकर बढ़ेगा। पर इसमें और आप हमारे रेड 2 फ्लैग वर्ष भी का है ट्रैक पीयूष रिकॉर्ड भाई, देख लीजिए। इसमें एक हमने रेड फ्लैग 2 भी वर्ष है, में इनकम टैक्स जो कहा अधिकारी था उससे ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया, जो कहा था उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। पर इसमें एक रेड फ्लैग भी मुझे रेज करना होगा और आपसे क्लैरिफिकेशन, आपसे बेहतर क्लैरिफिकेशन कौन देगा? ये इनकम टैक्स के अधिकारियों को जो एक्स्ट्रा पावर, देखिए ये मैं पढ़ रहा था, ये आपको मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस इन द फाइनेंस बिल 2017, इसमें लिखा हुआ है रीजंस टू बिलीव टू कंडक्ट अ सर्च एटसेट्रा नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। मतलब कोई भी मेरे घर आकर दबिश कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, रीजन नहीं बताया जाएगा। रीजन टू बिलीव और रीजन टू सस्पेक्ट एज द केस में बी शेल नॉट बी डिस्क्लोज टू एनी पर्सन और एनी अथॉरिटी और द एपेलेट ट्रिब्यूनल। 10 साल पुराने केस भी अगर शक है वो खोले जा सकते हैं, खंगाले जा सकते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल डायरेक्टर और डायरेक्टर के आदेश पर आप 6 महीने के लिए किसी की संपत्ति भी जब्त कर सकते हैं। मेरा सवाल एक आम आदमी की तरह से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं पीयूष गोयल, इंस्पेक्टर राज की वापसी तो नहीं होने वाली है ना? किसी भी तरीके का इंस्पेक्टर राज नहीं थोपा जाएगा। उल्टे वित्त मंत्री ने तो आज बताया कि जो असेसमेंट प्रोसेस है उसको भी सिंप्लीफाई किया जाएगा, सिंगल पेज रिटर्न होगा और उनको स्क्रूटिनी भी नहीं की जाएगी नए टैक्स पेयर्स की। पर जो टैक्स इवेडर्स हैं, जो कानूनी टैक्स भरते नहीं है, क्या आप चाहेंगे कि उनके ऊपर सख्ती नहीं करी जाए? और जब तक ये सख्ती नहीं की जाएगी, टैक्स नहीं सख्ती कीजिए पीयूष भाई। मेरा सवाल ये है, मतलब कैसे आप ये तो अधिकारी के विवेक पर, उसकी डिस्क्रेशन पर हो गया ना। उसको ही हैज अ रीजन टू बिलीव और अ रीजन टू सस्पेक्ट मेरे घर आकर बैठ जाएगा। बट ही में संदीप जी, ही डजंट हैव टू डिस्क्लोज इट इन पब्लिक, बट इसके रिकॉर्ड पे तो उसको कानूनी कार्रवाई करने के पहले सब कारण दिखाने पड़ेंगे। वो कारण सीनियर अधिकारियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और रेड के बाद उसकी या जो भी सर्च एंड सीजर होती है, सर्च एंड सर्वे होती है, उसके बाद रिपोर्ट बनती है। तो मैं समझता हूं कोई भी ऐसी कार्रवाई करने के पहले अधिकारी सोचते हैं, उसकी पूरी छानबीन होती है और अभी तक कोई ऐसा अनुभव नहीं है कि कोई कार्रवाई की गई हो और गलत निकली हो। मतलब ये नहीं, मैं आपसे रिआइटरेट करवाना चाहूंगा, क्योंकि एक आम आदमी के जहन में ये सवाल कौनने लगेगा जब खबरें आएंगी, अरे भाई मेरे घर में कोई आकर बैठ जाएगा क्या? कोई भी इंस्पेक्टर आ जाएगा इनकम टैक्स का और कहेगा बताओ वरना तुम्हारी संपत्ति जब्त। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आपके चैनल देखने वालों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि कोई आम आदमी के ऊपर किसी प्रकार का इंस्पेक्टर या हैरेसमेंट होने का कोई संभावना नहीं है। ये जो कानूनी प्रावधान है ये उन लोगों के लिए है जो कर की चोरी करते हैं और मैं समझता हूं इन लोगों के ऊपर सख्ती से आना भी सरकार की जिम्मेदारी है। और जब सब ईमानदार टैक्स पेयर देखते हैं कि दूसरे लोग छुट्टे जा रहे हैं बिना टैक्सेस भरे, तो वो चोट पहुंचाते हैं। और आपको भी ध्यान होगा जब डिमोनेटाइजेशन किया गया तो लोगों को खुशी थी कि जिन लोगों के पास काला धन है उनको तकलीफ आएगी, उनको अब टैक्स भरना पड़ेगा, हायर रेट पे पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और एक प्रकार से इस देश में ईमानदार टैक्स पेयर का सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने पहली बार दिलाया है।
बेईमानों पर सख्ती होनी चाहिए। विजय माल्या का नाम नहीं लिया वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, लेकिन उनका उदाहरण देते हुए कि भाई इस तरह के लोग जो यहां पर पैसा का उनको कर्ज चुकाना है, उनकी देनदारी है और वो भाग जाते हैं, विदेश में जाकर बैठ जाते हैं, अब उन्हें वापस बुलाना तो छोड़िए, उनकी संपत्ति की जब्ती के लिए कानून बनाया जाएगा। कितना जल्द ये कानून आ सकता है पीयूष भाई? मैं समझता हूं वित्त मंत्री ने जब कहा है तो जरूर ही जल्दी आता होगा। और इस सरकार की आप प्राथमिकता देखिए, पहले दिन से आज तक जितने कदम उठाए हैं काले धन के विरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध में, आतंकवाद के विरोध में, उसमें एक के बाद एक कदम से एक पूरे देश में विश्वास का माहौल पैदा हुआ है कि ईमानदार आदमी का सम्मान होगा और बेईमान को अपने आप को संभालना पड़ेगा, उसको खतरा है। और राजनीतिक चंदे की बात करते हैं, देश की कर व्यवस्था भी सुधरेगी। हाँ। जब सब लोग अपना कर भरेंगे तो टैक्स रेट्स कम करने की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। जी, चंदे की बात करते हैं और अगेन चंदे पर बात करने के लिए आपसे बेहतर आदमी कोई नहीं हो सकता। राजनीतिक चंदे की बात कर रहा हूं, आपके पिताजी भी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे, आप भी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे हैं। ये 20,000 रुपए तक जो ये गोरख धंधा चल रहा था, बहुतेरी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी का तो नाम ले सकता हूं, उनके खाते में किसी ने आज तक 20,000 रुपए से ऊपर दिए ही नहीं। जितना चंदा आया है वो 20,000 रुपए से नीचे। आपके भी मैं आंकड़े देख रहा था, 850 करोड़ 2016 में आपको चंदा मिला, उसमें से 434 करोड़ रुपए 20,000 से कम देनदार देने वालों के थे। तो ये 2,000 की भी रिलैक्सेशन क्यों दे दी? सारा चंदा चेक या डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट के जरिए क्यों ना आए? और इसमें बड़े दुश्मन भी बना लिया आपने। वैसे ये साहसी कदम है, इसकी मैं दाद देता हूं। संदीप जी, हमने दशकों से भारतीय जनता पार्टी ने पारदर्शिता रखी है, अपने हिसाब को ऑडिट करवा के इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन को दिया है